नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये यूपी जीके का साथियों हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हो तो इसके पहले जाकर क्लास जरूर विजिट करें, क्योंकि क्वेश्चन आपके ये अच्छे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए पहले क्वेश्चन से आज के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? तो जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है साथियों? तो ये जो है पोटासियम चूने की प्रचुरता रहती है। किसकी किसकी? पोटासियम चूने की प्रचुरता रहती है जलोढ़ मृदा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें कथन दिए गए हैं, पढ़ेंगे जल्दी से कि कौन सा असत्य है। पहला है, लाल मृदा का निर्माण सैलों के टूटने से हुआ है। तो ये सही बात है। बी है, उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन अधिक होता है। ये भी बात ठीक लग रही है। और आगे है, भाबर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरीली होती है। तो ये भी जो है सही है। तो इसमें गलत क्या है भाई? तो एक ऑप्शन और दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है। गलत ही तो पूछा गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसमें गलत है। इसको देखेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो हैं ये थोड़ा कैसे होते हैं, इलॉजिकल याद नहीं होते हैं आपको इस तरीके से। तो इसको समझेंगे और पढ़ेंगे एक बार विस्तार से, तो आपको सही से रहेगा कि हाँ ये यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन क्या क्या है? राकड़ या राकर मृदा लाल भूरे रंग की, ये लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा सामान्यतः ढालों पर पाई जाती है। दूसरा क्या है, इस मृदा में तिल खरीफ यानी कि ये खरीफ में उगाया जाता है। हमने कल के सेशन में भी आपको बताया था कि ये जो फसलें उगाई जाती हैं जिस मौसम में, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्या है, और चने रबी की खेती। तो इसमें कुछ कट रहा गया, हाँ ठीक। और चने जो है रबी की खेती की जाती है। तो और इसमें क्या है, अब दोनों कथन पूछा है, कौन सा सही है? तो इसमें दोनों सही हैं साथियों। ये सी वाला बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को थोड़ा सा जूम इन किया जाए ना, हाँ अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 25% एल्युमिनियम पाया जाता है? तो जल्दी से बताएंगे, हम क्वेश्चन के सामने से हटे हुए हैं। बताएंगे कि ये किस मृदा को बता रहा है कि 60% सिलिकेट और 15% लोहा एवं 25% एल्युमिनियम। तो ये साथियों मार मृदा, किसको ये किसमें पाया जाता है? मार मृदा या माड़ मृदा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कूट वाला है। तो इसमें है, प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपर्दन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। और दूसरा है, प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले इससे ज्यादा प्रभावित हैं। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें भी दोनों सही हो जाएंगे। ये दोनों कूट जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा कहा जाता है? तो करेल या कपासी मृदा किस मृदा को कहते हैं? तो जल्दी से बताएंगे कि ये जो है ये कहते हैं काली मृदा को। करेल या कपास, या इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा। और इसका एक नाम है रेगुर, रेगुर और करेल। तो ये काली मृदा जो है साथियों, इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा कहते हैं। और इसके कई नाम हैं, रेगुर, करेल और कपासी, और एक नाम है मार मृदा। ये यहां पर दिया है, कपास मृदा कहा जाता है, करेल या कपास मृदा। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे ये जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार है। किसका है? जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। और अभी ये ऊपर हमने बताया है कि ये काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। तो इसके जितने नाम है ये यही पूछा जाता है कि काली मृदा के ऊपर में से कौन से नाम हैं या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्न में से किस प्रकार की मिट्टियों के क्या है, किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम है? तो देखिए ये दो नाम, और एक तो हमने बातों बातों में आपको मार बता दिया था, लेकिन आपको ये काबर यहां पर मिल गया। तो काबर और मार और आगे जितने नाम बताए हैं काली मृदा के, तो ये भी किसके हैं? ये काली मिट्टी के नाम है। तो इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका नाम याद करेंगे, कहीं एक कोने में चार्ट बना के लिख लीजिएगा कि काली मृदा के इतने नाम है। तो होप सो कि आपको भूलेगा नहीं, जब भी आप देखेंगे आपको रिवाइज हो जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ये थोड़ा सा जूम किया जाए इसको। हाँ, लाल मिट्टी जो है ये किन जनपदों में पाई जाती है मुख्य रूप से? तो ये मुख्य रूप से साथियों मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। कहां पर? झांसी, मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है? तो राकड़ मिट्टी जो है ये उत्तर प्रदेश में कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साथियों पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर। कहां पर? पर्वतीय एवं पठारी ढालों पर राकड़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसको याद रखेंगे, बी वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में, इसमें दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अपक्षयन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखेंगे, बताएंगे कि कौन सा अपक्षयन का यानी कि मृदा कटाव का मुख्य कारण आपसे पूछा गया, कौन कौन सा है? तो पहला है रेगिस्तानी क्षेत्र में वायु द्वारा, और क्या है? तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा। तराई क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है तो इसलिए जल प्लावन द्वारा, और वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा। तो इसमें हमें तो सही सब लग रहा है, ये डी वाला सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो है ये मृदा अपक्षयन के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो ये शुष्क पर्णपाती वन मिलती हैं। कैसे मिलते हैं? शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन कहलाते हैं। तो ये जिला पंचायत और नगर निगम पूछ रहा है, तो ये दोनों के नियंत्रण में जो वन रहते हैं इन्हें हम किस प्रकार के वन के रूप में बताते हैं, कहते हैं? तो ये साथियों सामुदायिक वन होते हैं। कैसे होते हैं? सामुदायिक वन होते हैं। सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं? तो ये आपके नमशीतोष्ण में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? ये कौन कौन से हैं? देवदार, स्प्रूस या ओक के वृक्ष नमशीतोष्ण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है? तो ये स्मृति वन योजना एक लागू किया गया है अपने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये करंट का भी क्वेश्चन है। स्टैटिक तो आगे रहेगा लेकिन अभी ये करंट का ही है। तो स्मृति वन का संबंध किससे है? तो स्मृति से थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद होता है, ये आप जानते हैं। तो किसी के याद में आपको एक वृक्ष लगाना है, तो ये अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से है स्मृति वन योजना का संबंध। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ ये अपने किस पुरखे के नाम पे या किसी के नाम पे ये लगाए हैं, तो थोड़ा सा आपको लिंक करेगा कि हाँ इनके नाम पे लगाए हैं। पहली तो एक आपकी आस्था भावना हो जाएगी, और दूसरा पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ा रोचक कार्य यहां पर हो जाएगा, अच्छा कार्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इसमें त्रुटि है, तो इसको कैंसिल करके आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो ये तारीख थी 25 नवंबर और साल था 1974। तो इसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित कब किया गया था? 25 नवंबर 1974 को।
देखिए ये जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आज, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, इसकी जितनी सीरीज चलाएंगे हम, इसको जरूर आप देखिएगा, नोट करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको आपका कोई अच्छा पढ़ने वाला मित्र है तो उसके पास शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है? तो ये वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कितने भूभाग पर स्थापित है साथियों? तो ये जो है 6.88% क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं। और वन इससे ये तो रही जो है वन प्रतिशत की बात, लेकिन आपसे जिला भी पूछता है कि सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है। तो जो है सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, ये सभी सर्वाधिक वनों वाले जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है? तो ये पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान कहां पर है? तो ये है साथियों राजधानी लखनऊ में पूरा वानस्पतिक बीरबल साहनी संस्थान। तो कुछ संस्थान और देखते हैं, जैसे झांसी में है चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान ये पूछा जाता है। और कानपुर में कौन कौन सा है? तो दो हैं, एक है IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च या दलहन शोध संस्थान, और दूसरा है NSI नेशनल शुगर केयर इंस्टीट्यूट यानी कि गन्ना शोध संस्थान। कहां पर है? कानपुर में है। और हम कानपुर के किस रूप में जानते हैं? तो चर्म नगरी या चर्म उद्योग के लिए इसे जाना जाता है। किसे? कानपुर को। और जो है कानपुर को एक उपनाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? हम कानपुर को कहते हैं। और जो है यहां झांसी की बात हो गई, और जो आगरा को हम आलू निर्यात जोन के रूप में जानते हैं, आलू निर्यात जोन। और यहां पर आलू का निर्यात किस ब्रांड से किया जाता है? तो यहां पर आलू का निर्यात साथियों ये ताज ब्रांड से किया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है? ताजमहल है, इसलिए आगरा में आलू का निर्यात ताज ब्रांड से किया जाता है। और आगरा में मेला और एक उत्सव लगता है, राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव कहां पर लगता है? ये आगरा में लगता है। और एक मेला लगता है सुलह-ए-कुल मेला, सुलह-ए-कुल मेला कहां पर लगता है? ये आगरा में लगता है। और इस मेले की खास बात क्या है? ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। और इस मेले से एक चीज और बनता है कि इस मेले की शुरुआत किसने की या ये मेला किसने लगवाना शुरू किया? तो ये अकबर ने शुरू किया। इसे भी ध्यान रखेंगे, किसने शुरू किया था? अकबर ने इसे शुरू किया था इस मेले को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये वर्षा के हिसाब से आपको पूछा गया है। तो ये जो है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? तो ये जो है लुप्त प्राय यानी कि जो कुछ विलुप्त हो गए हैं, जिन्हें हम IUCN की रेड डाटा बुक में इसकी इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको शामिल किए हैं, यानी कि विलुप्त प्रजातियों में इसको शामिल किए हैं। तो उसी का जो है क्या चलाया जा रहा है? इसके लिए एक परियोजना चलाई जा रही है, इसके प्रजनन के लिए परियोजना चलाई जा रही है, इसकी वृद्धि के लिए। तो ये कुकरेल में चलाया जा रहा है, कुकरेल पिकनिक स्पॉट। ये कहां पर है साथियों? तो ये है राजधानी लखनऊ में कुकरेल। और इसी में जो है, इसी कुकरेल में अभी नाइट सफारी भी बनाई जा रही है। नाइट सफारी, जैसे दिन में आप जाते हैं जंगलों की सफारी करते हैं, उसी हिसाब से यहाँ कुकरेल में नाइट सफारी बनाया जाएगा। तो आप रातों में भी जंगलों की सफारी कर सकते हैं। और जो है गोंडा में एक है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती
अर्गा पक्षी विहार कहां पर है? ये गोंडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है? तो वनों से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, फायदे क्या क्या है वनों से? तो पहला है आर्थिक आय का साधन, दूसरा है कि रोजगार की प्राप्ति, और तीसरा भूमि कटाव पर रोक। तो ये सभी हैं, वनों से हमें सभी ये फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? तो ये तो सभी जानते हैं कि 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो वन्य जंतु रक्षण या क्या है ये? वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर यह स्थापित किया गया है? तो ये जगह है साथियों इटावा। कौन सा है? ये इटावा है। और इटावा में एक लायन सफारी है। इटावा में क्या है? लायन सफारी। तो इसका नाम भी जानते रहिए, ये किस नाम से जाना जाता है? बब्बर शेर सफारी। बब्बर शेर सफारी कहां पर है? इटावा। और इटावा जो है ये सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला भी है। और जो है, हाँ ठीक है, ये सी वाला इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई? तो कछुआ रेस्क्यू कब शुरू किया गया? कछुआ पुनर्वास योजना किसके अंतर्गत? तो ये साथियों गंगा एक्शन प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना कब प्रारंभ की गई, किसके अंतर्गत? ये गंगा एक्शन प्लान के तहत। अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो ये एक रामसर साइट भी है, यानी कि आर्द्र भूमि में भी ये शामिल है। और इसके साथ याद रखेंगे कि ये कहां पर है बखीरा पक्षी विहार? तो ये संत कबरी नहीं है, ये कबीर है, संत कबीर नगर में है। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और संत कबीर नगर जिले का मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय है खलीलाबाद। कहां पर है? खलीलाबाद इसका मुख्यालय है। और उन्नाव में कौन सा पक्षी विहार है? तो नवाबगंज पक्षी विहार है। कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? ये उन्नाव में है। और फैजाबाद में एक झील है, दरवन झील। दरवन झील। और जो है गोंडा में तो अभी हमने ऊपर आपको बताया है कि पार्वती अरंगा पक्षी विहार है। और इसके साथ एक चीज गोंडा से, कि गोंडा में एक प्लांट लगाया गया है। कौन सा प्लांट लगाया गया है? तो ये एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। गोंडा में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में, अपने पूरे उत्तर प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो ये जो है संख्या में 14 पक्षी अभ्यारण्य है। कितने हैं? 14 पक्षी अभ्यारण्य ये हैं अपने उत्तर प्रदेश में। और जो है ये 11 क्या है? तो ये वन्य जीव विहार हैं 11। अगला है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है केवल। और कौन सा है? ये है दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसका लोकेशन क्या है, कहां पर है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। कहां पर है? लखीमपुर खीरी जिले में है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखेंगे, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है अपने उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, और इसी से दुधवा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। कहां पर? ये लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा टाइगर रिजर्व। ये जब परीक्षा में पूछता है तो पीली भी जरूर देता है, तो खास बात है। आप अगर आपको ना याद हो रहा हो तो कैसे याद करेंगे? ये दूध और ये खीर, दूध और खीर दोनों लिंक करेंगे तो आपको होप सो कि ये याद हो जाए
कि ये कहां पर है, लखीमपुर खीरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो ये पक्षी विहार है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी पक्षी विहार। और इसका लोकेशन कहां पर है? तो ये है साथियों ललितपुर। कहां पर है? ये ललितपुर है। और इसका लोकेशन है साथियों, इसका लोकेशन नहीं, इसका एरिया, लोकेशन तो ललितपुर है, इसका एरिया है 5 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे क्या पूछा इसमें, सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो ये गलत हो गया, क्योंकि नहीं, गलत इस प्रश्न के हिसाब से सबसे पहले तो इस पक्षी विहार की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन शायद आपके अगले वाले में है, तो ठीक है, यहीं पर बता दिए हैं। तो ये आगे वाला है, ये देखिए, ये है सबसे छोटा पक्षी विहार। ठीक, तो कभी कभी खो जाता है दिमाग कि जो है पढ़ने पढ़ाने में, तो ठीक है, कोई नहीं, इसके नीचे ही है। तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार क्या पूछ रहा है? तो ये है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। और इसमें तो कहीं दिया नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको आपको बताना चाहा कि बताएं इसमें। तो इसमें जब नहीं दिया है तो आप ये कछुआ वन्य जीव विहार को टिक करेंगे। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि इसके बाद इसका एरिया है 7 किलोमीटर स्क्वायर। 7 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसका? कछुआ वन्यजीव विहार। और ये है कहां पर? तो कहां पर लिखा जाए, यहां पर लिखें, ये वाराणसी में है। ये कहां पर है? वाराणसी में है कछुआ वन्यजीव विहार। तो यहां पर पूछा है सबसे छोटा, तो आपका सटीक उत्तर क्या होगा? ये महावीर स्वामी पक्षी विहार, जो कि ललितपुर में है। और इसका एरिया भी हमने आपको बता दिया, ये 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। और इस ऑप्शन के हिसाब से आप क्या टिक करेंगे इसमें? ये जो है कछुआ वन्यजीव विहार, क्योंकि ये इसके बाद छोटा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। और इस प्रश्न का क्या था? ये नवाबगंज पक्षी विहार, ये बी वाला सही हो जाएगा। ये पहला पक्षी विहार है, सबसे पहले इसी की स्थापना की गई थी। और ये कहां पर है नवाबगंज पक्षी विहार? तो ये कन्नौज में है। अभी आपने ऊपर शायद इसे पढ़ा भी है। ठीक, और सूर सरोवर कहां पर है? तो ये आगरा में है। सूर सरोवर कहां है? आगरा में है। और समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, तो ये है मैनपुरी में। ये पक्षी विहारों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको अलग अलग से बता दे रहे हैं। समान पक्षी विहार कहां पर है? मैनपुरी है। और जो है सांडी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार कहां पर है? हरदोई में है। तो सांडी पक्षी विहार को कैसे याद करेंगे? संडिल दोई हरदोई। अगर भूलता है तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सांडी पक्षी विहार कहां पर है? हरदोई में है। और ये जो है नवाबगंज पक्षी विहार, तो आपने पढ़ा है ऊपर, तो कमेंट भी करेंगे। तो ये कहां पर है? ये मुझे याद आया कि ये उन्नाव में है। तो ये फ्लो में कहीं और पहुंच जा रहा था। ठीक, तो ये अब सही हो गया। ठीक, तो ये 120, हाँ, ये आपके 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के आपके समाप्त हुए। ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। और प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा चांस है। तो क्लास को साथियों शेयर करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार बांटिएगा, क्योंकि कंटेंट जो है ये बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं साथियों कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।